नमस्कार विद्यार्थियों। हम जो इस टाइम पढ़ रहे हैं वह है वैदिक सभ्यता। टॉपिक चल रहा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम पढ़ रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के हमें राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के उस समय का उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन यानी कि इस सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन किस प्रकार का था। हमें जो सामाजिक जीवन को पढ़ना है वो ऋग्वेदिक काल के को कंपेयर करते हुए पढ़ना है। हमें ये देखना है कि ऋग्वेदिक काल में कैसा था और उत्तर वैदिक काल में उसमें क्या परिवर्तन आ गए, ये देखना है। तो देखो हम बात करते हैं पहले परिवार की। समाज की जो प्रमुख है जो परिवार थी, तो परिवार जो थे वो गोत्र आधारित होते थे। हर परिवार का एक गोत्र होता है, कुल होता है, और परिवार में जो मुखिया होता है कुलप कहलाता था या गृहपति, जैसा कि हमने ऋग्वेदिक काल में देखा। और जो परिवार सिस्टम था ये पितृसत्तात्मक होते थे परिवार। ऋग्वेदिक काल में भी पितृसत्तात्मक था, लेकिन जहां हम सैन्य सभ्यता की बात करने लग जाते हैं तो वहां पर पितृसत्तात्मक न होकर मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था। तो यानी कि समाज में पितृसत्तात्मकता की पितृसत्तात्मक का सिद्धांत प्रतिपादित हो चुका था। अब देखो, जैसे ऋग्वेदिक काल में माता पिता यानी पिता की तरफ से माता की तरफ से मिलकर एक साथ रहते थे, उसी प्रकार से इसमें भी उसी प्रकार रहा जाता था। माता पिता दादा दादी इन परिवार कैसे थे, संयुक्त हुआ करते थे। नाना नानी भी रहते थे, बुआ फूफा, मतलब कि 3-4 पीढ़ियां एक साथ मिलकर रहती थी। जैसे कि ऋग्वेदिक काल में रहती थी उसी प्रकार का सिस्टम कुछ इस प्रकार का इसमें भी था, लेकिन साथ में एकल परिवार भी हुआ करते थे। कुछ उदाहरणों में एकल परिवार के भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अधिकतर जो उदाहरण है वो संयुक्त परिवार के थे। परिवार का मुखिया कुलप कहलाता, गृहपति, ठीक। और देखो ये होगी परिवार की बात। हम बात करते हैं अब उस समय वर्ण व्यवस्था की। इस समाज में वर्ण व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी ऋग्वेदिक काल से, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित ना होकर जन्म आधारित हो गई। यानी कि ऋग्वेदिक काल में कोई व्यक्ति किसी भी कुल में जन्मा हो, किसी भी वर्ण में जन्मा हो, उसका वर्ण उसके जन्म से सिद्ध नहीं होता था। वर्ण का जो मतलब निकलता था वो वर्ण करने से निकलता था, यानी कि चुनने से। ऋग्वेदिक काल में यानी कि व्यक्ति अगर किसी भी कुल में जन्मा है, किसी भी वर्ण में जन्मा है, तो उसका वर्ण उसके जन्म से निर्धारित नहीं होता था। वो बड़ा होकर जो व्यवसाय करता था वही उसके वर्ण का आधार होता था, उसके कर्म पर आधारित होता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जैसे जैसे ब्राह्मणों का प्रभुत्व बढ़ता गया, ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने के लिए और अपने अपने को उच्च दिखाने के लिए वर्ण व्यवस्था को क्या कर दिया, जन्म आधारित कर दिया और उसको ग्रंथों द्वारा वैध सिद्ध कर दी। ये चीज तो ग्रंथों में लिखी है। तो वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जन्म आधारित हो गई। यानी कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा जिस वर्ण में जन्मा है, चाहे वो वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, अगर किसी भी वर्ण में जन्मा है तो उसका वर्ण वही रहेगा जिस वर्ण में उसका जन्म हुआ। जैसे कि आज अपन आधुनिक काल की बात करें तो आधुनिक काल में हम जिस जाति में जन्म लेते हैं हम उसी जाति के होते हैं,
और इसमें यह था कि जिस वर्ण में उसने जन्म लिया है उसे उसी वर्ण के जो कर्म है उसको करना होता था, उसे उसी कर्म का प्रतिपादन करना होता था। तो वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, या ऋग्वेदिक काल में क्या थी, कर्म आधारित थी। तो वर्ण चार थे, चार वर्ण थे। इसका ऋग्वेद में सब सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में इसका प्रथम बार उल्लेख हुआ है। वर्ण चार थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब देखो, ब्राह्मण का जो प्रमुख कर्म था वो था क्या, यज्ञ पूजा पाठ करना, अध्ययन करना, अध्यापन कराना, अध्ययन कराना। क्षत्रिय क्या काम था, रक्षा करना। वैश्य क्या काम था, उत्पादन कार्य करना, व्यापार वाणिज्य करना। और शूद्र क्या काम था, तीनों वर्णों की सेवा करना। ऊपर भी तीनों वर्ण है, तीनों वर्णों की सेवा करना, ये कर्म निर्धारित कर दिए गए। ऋग्वेदिक काल में भी यही थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में इसमें जटिलता आ गई। क्या आ गई, वर्ण व्यवस्था में जटिलता आ गई। उस जटिलता के साथ ही क्या हुआ कि ब्राह्मण और क्षत्रियों में आपसी प्रतिद्वंदिता यानी संघर्ष स्थापित हो गया, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ स्थापित करने के लिए। ब्राह्मण कहे कि हम श्रेष्ठ है, हम यज्ञ वगैरह आदि करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो हम श्रेष्ठ हैं। और क्षत्रिय कहते थे कि नहीं, हम श्रेष्ठ है कि हम रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से ऋग्वेदिक काल के उत्तर वैदिक काल में ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठता दिखाने के लिए, वर्ण की सर्वश्रेष्ठता स्थापित करने के लिए आपसी क्या संघर्ष देखने को मिलते हैं। और लेकिन इसमें ब्राह्मणों ने विजय पाई, ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ, ब्राह्मणों ने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित किया। तो ब्राह्मणों के ये कार्य थे। लेकिन क्या हुआ इस काल में, जहां ऋग्वेदिक काल में ये वर्ण व्यवस्था में कुछ क्या थी, वर्ण व्यवस्था सरल थी, यहाँ जटिलता आ गई। और जटिलता के साथ साथ क्या हुआ कि इन तीनों वर्णों ने प्रथम स्थान इसने पाया, द्वितीय इसने और तृतीय इसने। और उसके साथ ही जो निम्न वर्ण, जो आखिरी वर्ण था शूद्र वर्ण, इसको क्या कर दिया, इसको इन्होंने दरकिनार कर दिया। इन्होंने अधिकार प्राप्त कर लिया और इस लास्ट वाले वर्ण को दरकिनार कर दिया। और इस ऊपर वाले तीन वर्णों में भी जो शुरुआत के दो वर्ण थे, इन्होंने समाज में अपने आप को ज्यादा क्या प्रतिनिधित्व अपने आप को प्रदान किया इन दोनों वर्णों ने। और जबकि ये वर्ण थोड़ा थोड़ा कमजोरी रहा, लेकिन शूद्र वर्ण जो था इसको तो इन्होंने दरकिनार कर दिया। इसको बहुत सारे जो अधिकार थे, जो ऋग्वेदिक काल में इनको अधिकार प्राप्त थे, उन अधिकारों से भी इनको वंचित कर दिया। इन अधिकारों की बात की जाए तो ऋग्वेदिक काल में क्या था, इनका यज्ञोपवीत होता था। शूद्र का भी क्या होता था, यज्ञोपवीत होता। यज्ञोपवीत का मतलब होता है जनेऊ। जैसे ब्राह्मणों के जनेऊ होता है, जनेऊ धारण जो संस्कार होता है, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार होते हैं। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ धारण करवाते हैं। तो क्या होता था, ऋग्वेदिक काल में भी शूद्रों का जनेऊ जो संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार, वो होता था, उपनयन संस्कार होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि इनको यज्ञोपवीत से दरकिनार कर दिया गया और इन तीनों को क्या, तीनों का ही यज्ञोपवीत संस्कार होता था। और इन यज्ञोपवीत जो संस्कार है, जो 16 संस्कार को कंसेप्ट है, वो इसी टाइम पे आए, ये भी याद रखना। यज्ञोपवीत जो होता था, यज्ञोपवीत होता था, उसको द्विज कहा जाता था। द्विज क्या कहा जाता, द्विज। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेना, यानी कि यज्ञोपवीत संस्कार द्वारा व्यक्ति का दोबारा जन्म होता है। यानी कि वो जीवन के ऐसे जीवन में पहुंचता है
जिसको कि द्विज कहा जाता था, है ना कि मतलब कि यज्ञोपवीत से वो अध्यापन के क्षेत्र में पहुंचता था, एक नया तरीके से उसका जन्म होता था, उसे द्विज कहा जाता था। और इन वर्णों को, तीनों वर्णों को ही द्विज कहा जाता था, और इसको क्या कर दिया, यज्ञोपवीत संस्कार से बाहर कर दिया। और इन्हीं का क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार के दौरान ही क्या होता था, यज्ञोपवीत संस्कार होता था। ये उपनयन संस्कार की विधि है यज्ञोपवीत, देखा जाए तो। और इन जो तीनों वर्णों ने क्या कर दिया, अपने आप को समाज में सर्वश्रेष्ठ स्थापित कर लिया। और देखो, इन जो ऊपर के तीन वर्ण हैं जिनको कि द्विज कहा जाता था, इनके अलग अलग समय पर, इनके अलग अलग उम्र के हिसाब से हर वर्ण की जो बालक होता था, हर वर्ण का बालक, उसकी उम्र तय होती थी कि इतनी उम्र का जो बालक है, इस वर्ण का जो बालक है, इतनी उम्र में क्या करेगा, उपनयन संस्कार उसका होगा। और उसका जो उपनयन संस्कार होगा, ये यज्ञोपवीत संस्कार होगा, उसमें यज्ञोपवीत जो जनेऊ होगा, उसका इस वस्तु, इस क्या बोलते हैं, इस वस्तु का वो होगा, जैसे सन का होगा, ऊन का होगा, तो उस चीज का उसका जनेऊ होगा। तो देखो इसमें क्या हुआ कि ब्राह्मण वर्ण के बारे में बात करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों के आगे तो त्रिवेदी काल में इन्हीं को द्विज कहा जाने लगा। जो ब्राह्मण का संस्कार होता था, वो होता था 8 वर्ष में, 8 वर्ष में होता था। और कौन से ऋतु में होता था, ऋतु भी क्या होती थी कि इस ऋतु में इस वर्ण के बालक का संस्कार होगा। जो इसके वर्ण का संस्कार होता था वो होता था बसंत ऋतु में, बसंत ऋतु में। और जो धागा होता था, तो धागा होता था, जिस धागे से, जिस वस्तु का धागा होता था, वो धागा जो होता था वो सूत का होता था, सूत से, सूत का यज्ञ जनेऊ होता था वो। तो ब्राह्मण के बच्चे का 8 वर्ष में होता था उपनयन, बसंत ऋतु में होता था। और सूत का क्या होता था, जनेऊ होता था। और उसमें जो मंत्र होता था, गायत्री मंत्र यूज किया जाता था। कौन सा, गायत्री मंत्र, याद रखना है आपको। अब बात की जाए क्षत्रिय वर्ण की, तो क्षत्रिय वर्ण का जो यज्ञोपवीत होता था, उपनयन होता था, वो 11 वर्ष में होता था, 11 वर्ष के बालक का। और इसका जो होता था वो ग्रीष्म ऋतु में होता था, गर्मी में। वैसे ही इसमें बहुत गर्मी होती है क्षत्रियों में। और इसके सूत की बजाय इनमें जो अलग धातु होती है, सन धातु, क्या धागा, सन का धागा होता था, सन का जनेऊ। और इसकी जगह इसमें गायत्री मंत्र के स्थान पर त्रिष्टुप मंत्र होता था, त्रिष्टुप मंत्र द्वारा यज्ञोपवीत कराया जाता था। और वैश्य वर्ण का जो वो होता था यज्ञोपवीत, 12 वर्ष में होता था। और इनका जो होता था वो शरद ऋतु में होता था, याद रखना है, शरद ऋतु। और इनका जो होता था ऊन का होता था, जो कपड़ा होता था, जो धागा होता था, वो ऊन का होता था, सन ऊन। और जगती मंत्र का इसमें क्या किया जाता, उच्चारण किया जाता था, जगती मंत्र का। और ये सर्वाधिक प्रचलित मंत्र था, सर्वाधिक प्रचलित मंत्र था। कौन सा, जगती मंत्र। तो इन्हीं को क्या था, उपनयन संस्कार का अधिकार या यज्ञोपवीत संस्कार का अधिकार प्राप्त था, ये याद रखना है आपको, ठीक है। यज्ञोपवीत का अधिकार प्राप्त है इनको। आगे ये तो हो गया वर्ण व्यवस्था। अब देखते हैं स्त्रियों की दशा।
महिलाओं की स्थिति कैसी थी, या स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। देखो ऋग्वेदिक काल में हमने देखा हो कि महिलाओं की स्थिति जो काफी अच्छी थी। इस युग में क्या है कि महिलाओं की स्थिति में क्या हुआ, महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। गिरावट आई, जैसे कि सभा समिति से इनको बाहर कर दिया गया। सभा समिति जो राजनीतिक संस्थाएं थी, सभा समिति में इनको भाग लेने का अधिकार नहीं था, जब ऋग्वेदिक काल में प्राप्त था। भाग लेने का अधिकार नहीं था। जब ऋग्वेदिक काल में सभा समिति में ये बढ़ चढ़ कर भाग लेती थी, युद्धों का भी नेतृत्व करती थी, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। इनकी स्थिति इनको यहां से निकाल दिया गया। और देखो उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। ऋग्वेदिक काल में क्या होता था, महिलाओं का भी क्या होता था, बालिकाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इनको उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। और देखो इस युग में समस्त दुखों का कारण स्त्री को माना गया। जहां ऋग्वेदिक काल में कहा गया है कि स्त्री ही लक्ष्मी है, वहां यहाँ सभी दुखों का कारण स्त्री है। तो स्थिति में क्या है कि परिवर्तन आ गया, गिरावट आ गई। यद्यपि बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, इनका प्रचलन नहीं था। नियोग प्रथा विद्यमान थी, अभी कुछ प्रथाएं विद्यमान थी। नियोग प्रथा, विद्यमान थी। बहुपत्नी विवाह प्रथा थी, बहुपत्नी प्रथा थी। जैसे कि मनु के 10 पत्नियां थी, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी। हरिश्चंद्र के 100 पत्नियां थी। तो बहुपत्नी प्रथा इस समय विद्यमान थी। और क्या था, अंतरवर्णीय विवाह का प्रचलन था। होता था अंतर विवाह इसमें भी कि एक वर्ण का दूसरे वर्ण में विवाह हो जाता था, इसे संकर कहा जाता था। जिससे उत्पन्न संतानों को संकर कहा जाता था। और देखो इस समय के बड़ा संवाद है
याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद वो है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में छांदोग्य उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद की चर्चा है। हो क्या रहा था कि गार्गी और याज्ञवल्क्य में शास्त्रार्थ हो रहा था, बहस हो रही थी। तो याज्ञवल्क्य गार्गी के संवादों से, उसके प्रश्नों से इतने विचलित हो चुके थे, उनको उत्तर नहीं आ रहा था। तो याज्ञवल्क्य ने क्या कहा, उसका उल्टा जवाब देते हुए कि ये से कहा कि गार्गी चुप हो जा वरना मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। कई जगह मिलता है कि गार्गी चुप हो जा वरना तेरा सिर चकरा जाएगा। ऐसा संवाद को उल्लेख मिलता है। ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि स्त्रियों क्या थी, उसकी जो उसका उनका महत्व था उनको कम आंका गया। हालांकि इस समय जो गार्गी मैत्री जैसी जो स्त्रियां थी, विदुषी स्त्रियों का अभाव नहीं था, लेकिन जो पहले जैसी स्थिति थी वैसी नहीं थी। इसके साथ ही जो स्त्रियां थी युद्ध में भी भाग नहीं ले सकती थी। क्या नहीं कर सकती थी? युद्ध में भी भाग नहीं ले सकती थी। इसके साथ ही जो पैतृक संपत्ति है, पैतृक संपत्ति से भी उनको वंचित कर दिया गया। पैतृक संपत्ति से भी स्त्रियों को वंचित कर दिया गया, यानी पुत्र ही पैतृक संपत्ति के अधिकारी होंगे, स्त्रियां नहीं। इसके साथ इस समय की कुछ विदुषी स्त्रियों की बात की जाए तो विदुषी स्त्रियों में देखो, यानी कि विदुषी का मतलब होता है विद्वान। विद्वान पुल्लिंग है, विदुषी स्त्रीलिंग है। तो उसमें आते हैं मैत्री, गार्गी, शुभला, देववती, इसके अलावा कात्यायनी। ये सभी क्या थी? विदुषी महिलाएं थी। इसमें साफ जाहिर है कि याज्ञवल्क्य से क्या कहते हैं संवाद हो रहा है, तो लगे कि शास्त्रों का अच्छा खासा ज्ञान था गार्गी। तो ये थी स्त्रियों की कंडीशन उस टाइम की। अब बात की जाए उस टाइम में खान पान कैसा था, तो देखो खान पान की बात की जाए उस टाइम के, खान पान तो वैसा ही था, लेकिन नमक चावल की जानकारी हो गई थी। नमक और चावल की जानकारी हो गई थी, जो तो था, क्योंकि इस समय जो कृषि अर्थव्यवस्था जो थी कृषि प्रधान हो गई थी। इसलिए क्या था कि नई फसलों का क्या हो गया, उत्पादन हो गया। और बाकी खान पान, आभूषण, पहनावा की बात की जाए तो वही पहनावा, वही आभूषण थे जो ऋग्वेदिक काल में थे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ऋग्वेदिक काल वाले खान पान अभी प्रचलित है, नमक और चावल की जानकारी हो गई थी, आभूषण भी वही हैं, निष्क, और जो वस्त्र थे, वस्त्रों के 3 टाइप थे, वही वो सभी इसमें नीली वगैरह वो सभी भी यही अभी भी चल रहा है। ठीक है, तो ये थी अपनी उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक जीवन। अब देखो हम पढ़ते हैं आर्थिक जीवन, उस समय का आर्थिक जीवन।
देखो आर्थिक जीवन की चर्चा करते हैं। देखो आर्थिक जीवन देखो क्या ऋग्वेदिक काल में क्या था कि जो अर्थव्यवस्था थी वो क्या कैसी थी, वो पशुपालन पर आधारित थी। इस समय क्या हो गया, कृषि व्यवस्था जो आर्थिक जीवन था, अर्थव्यवस्था थी, वो कृषि प्रधान हो, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी इस टाइम पर। और पशुपालन क्या था, सेकेंडरी थी। पशुपालन बाद में था, पहले कृषि थी। और कृषि के तहत क्या हुआ कि कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था हो गई तो क्या हुआ कि चावल की खेती होने लगी, जौ की खेती थी उस टाइम पहले थी, गेहूं की खेती होने लगी। तो चावल, जौ, गेहूं आदि की क्या होने लगी, कृषि होने लगी। पशुपालन थे, पशु में गाय, भेड़, बकरी, घोड़ा आदि थे। और घोड़ा का क्या होता था, यातायात और युद्ध में काम आते थे। रथ 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 वगैरह खेलते थे इनसे। इसके साथ देखो इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था लोहे की खोज। इस समय क्या हो गई थी, लोहे की खोज हो चुकी थी। और लोहे की खोज ने उत्तर वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था को और जीवन को, सामरिक जीवन को काफी ज्यादा प्रभावित किया। लोहे की खोज से क्या हुआ कि जो जंगल थे, जंगलों का आसानी से क्या किया गया, सफाया किया गया। सफाया किया गया और उससे क्या हुआ, नए कृषि क्षेत्र अस्तित्व में आए। इसके साथ ही अग्नि का इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे कि हमने गौतम राहुगण ऋषि जो थे और माधव के बारे में हमने चर्चा की थी, जिन्होंने वैश्वानर अग्नि का आह्वान किया था, उन्होंने जंगलों को साफ कर दिया था। तो अग्नि और लोहे की मदद से क्या हुआ, जंगलों का सफाया किया गया और उसकी जगह क्या गया, उन जो जमीन खाली हुई उसकी जगह क्या किया गया, कृषि कार्य किया गया। और ये जो इस टाइम पर जो अर्थव्यवस्था जो थी, वो अर्थव्यवस्था का जो केंद्र था वो था गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र। इस क्षेत्र में ये घटनाएं घटित होती। और जो लोहे का उपयोग था, लोहे का सर्वाधिक उपयोग युद्ध क्षेत्र में हुआ। कृषि क्षेत्र में लोहे का अभी उपयोग बहुत कम किया गया। याद रखना, बहुत कम किया गया। ठीक है, तो ये सारे परिवर्तन उस समय हमें देखने को मिलते हैं। और देखो इसके साथ ही क्या हुआ कि जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ते जाएंगे, नए क्षेत्र अस्तित्व में आते जाएंगे, उससे क्या होगा कि क्षेत्र आधारित संरचना भी क्या होगी, जन्म लेगी। तो इसी वजह से क्या हुआ था, नए क्षेत्रों की खोज से
क्षेत्र आधारित संरचना, राजनीतिक संरचना का अस्तित्व देखने को मिलता है। उस समय क्या था कि भूस्वामी का उद्भव नहीं हुआ था। समकालीन साहित्य में याद रखना है, समकालीन साहित्य में भूस्वामित्व का उल्लेख नहीं मिलता। लोगों ने भूमि पर अपना स्वामित्व के लिए ये उल्लेख कम मिलता है, लेकिन हो चुका था, इतना पता है। इस समय क्या हुआ कि नए नए शिल्प स्थापित हुए, नए नए शिल्प क्या हुए, स्थापित हुए। नए नए शिल्प स्थापित हुए मतलब उनकी शिल्पों में क्या हुई, शिल्पों में वृद्धि हुई, शिल्पों की संख्या में वृद्धि हुई। PGW ये क्या था, मृदभांड, ये इस समय का मृदभांड है। इस समय में PGW मृदभांड जो है, पेंटेड ग्रेव है, चित्र दूसर मृदभांड, इस समय के मृदभांड इस समय बनाए जाते थे। और इस समय जो व्यापार था, व्यापार कैसा था, व्यापार सीमित था, ज्यादा नहीं होता था, ओनली व्यापार सीमित था। और जो कृषि होती थी, कृषि अभी अधिशेष में नहीं पहुंचा था। कृषि केवल इतनी होती थी जिसकी खपत हो सके, इतने ज्यादा उसका ट्रेड नहीं था, इतने ज्यादा उत्पादन नहीं होता था कि वो क्या कर सके, उसका व्यापार कर सके। व्यापार होता था लेकिन छोटी मोटी वस्तुओं का। तो कृषि में अभी अधिशेष नहीं था। और जिस समय वस्तु जो व्यापार होता था, व्यापार किससे होता था, वस्तु विनिमय था, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा, यानी वस्तु के बदले वस्तु के द्वारा होता था। तो इस समय जो कृषि व्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था थी, वो इस प्रकार की थी। ठीक है, तो ये था अपना वैदिक सभ्यता, जो कि उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ समाप्त हो जाती है। तो हमारा जो वैदिक सभ्यता है वो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं आपसे। आज के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।